नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खोरठा फॉर यू में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे छाहर खोरठा कहानी संग्रह के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे खोरठा कहानी संग्रह छाहर पुस्तक के विषय में। यह जो किताब है, इसका प्रश्न जो है JSSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उस पर प्रश्न जो है आएगा इस चैप्टर से। सिलेबस में उसका ये दिया हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। और ये जो छाहर किताब है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या कहानियाँ हैं उनको विशेष रूप से आज हम लोग जो है संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो को जो है हम सभी शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके जो लेखक हैं, ठीक है, जो छाहर जो किताब है, यह कैसा किताब है? तो यह खोरठा कहानी संग्रह किताब है। ठीक है, कैसा किताब है? कहानी का किताब है ये। ठीक है, इसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा है। कौन है? चितरंजन महतो चित्रा है। प्रकाशक खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ है। ठीक है, ये जो छाहर जो पुस्तक है वह उसका प्रकाशक कहाँ है? तो भाषा साहित्य संस्कृति परिषद साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, छाहर का प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ? तो 2007 में हुआ। इसमें कहानियों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, कितनी है? तो 10 है। अब इन कहानियों को हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन सी कहानियाँ थीं। तो सबसे पहले हम लोग उस जो कहानी है उनका क्या नाम है, उस कहानियों के नाम को हम लोग पहले जानते हैं। तो पहला है छाहर। छाहर ही एक पहला कहानी है जो इस किताब के नाम पे रखा गया है। ठीक है, दूसरा है बोनेकलोर है। तीसरा हम कैसे जियब। ठीक है, चौथा है बुबा एगो कहानी कह दे। ठीक है, अगला है गुरुजी के फिकीर। छठा है समय कटवा ताश खेला। सातवां कहानी है संस्कृति का झगड़ा। आठवां कहानी है चोर डाकू और लुटेरा। नौवां कहानी है नवा जिम्मेदार। 10वां कहानी है देवता के खाए गए डाकिन। ठीक है, ये सभी टोटल मिला करके 10 कहानियाँ हैं। ये 10 कहानी कौन सी किताब की है? तो छाहर किताब की है। ठीक है, छाहर किताब की टोटल कहानियों की संख्या 10। भाषा संस्कृति परिषद भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब इनका परिचय के विषय में और जानते हैं, लेखक का परिचय के विषय में। तो लेखक का परिचय में देखते हैं। इनका मूल नाम चितरंजन महतो, उपनाम चित्रा, साहित्यिक नाम चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, यानी कि मूल नाम, वास्तविक नाम क्या है? चितरंजन महतो। उपनाम जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसे गांव में हम लोग नहीं सुनते, उसका उपनाम क्या है? जैसे एक आदमी का 2 नाम, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं? उपनाम। दूसरा वाला नाम को उपनाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम है, अगर मान लो रघु नाम है, रघुनंदन मान लो किसी का नाम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है? लोग रघुआ बोलता है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी शॉर्ट लोग नाम रख लेता है, तो उसी प्रकार से इसका उपनाम। ठीक है, मूल नाम चितरंजन महतो, उपनाम चित्रा। अगला क्या है? साहित्यिक नाम चितरंजन महतो चित्रा, उपनाम भी साथ में जुड़ गया है इनका। जन्म 1946 में जितिया पर्व के दिन। ठीक है, जन्म कब हुआ? जन्म 46 में जितिया पर्व के दिन। माता का नाम धनिया देवी, पिता का नाम घनेनाथ महतो, किसान हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं। तो पूरा कैसे याद रखेंगे? चितरंजन महतो, चा से चितरंजन, चा से चित्रा। ठीक है, अब क्या है? चा के बाद क्या आता है? छा आता है। चा, छा, जा, झा, यहाँ आता है। ठीक है, तो चा से चितरंजन और चा से चित्रा। इसके बाद फिर क्या आया? छा का नंबर आता है ना, चा के बाद क्या आता है? छा। तो छा से हम लोग याद रखेंगे 46। 46 में क्या हो जाएगा? जन्म होगा। अब क्या है कि उनके पिताजी का नाम घनेनाथ है। ठीक है, घनेनाथ, तो आप गाना सुनेंगे, घन घन न घन न घन, ऐसे एक गाना है। तो उसी घन से, यानी कि बादल से याद रखना है। बिजली कड़क रहा है, बादल घनघोर है, तो उस घने से याद रख लेना है कि वो घने बादलों के दिन में उसकी मम्मी क्या कर रही है? जितिया पर्व कर रही है। ठीक है, कब कर रही? तो 46 साल की उसकी मम्मी है, ऐसे याद कर लेना है। और उसकी मम्मी जो है ये जितिया जो पर्व कर रही है, धनिया का चटनी खा करके कर रही है। ठीक है, अगला क्या है कि जन्म स्थान और अस्थायी निवास, इसके विषय में हम सभी जानेंगे।
तो सबसे पहले क्या है कि ग्राम पोस्ट लारी, कहाँ के रहने वाले थे? लारी गांव के नाम है और पोस्ट भी है, जिला रामगढ़ और झारखंड से ये हैं। शिक्षा इन्होंने जो है भूगोल से एमए किए थे 1966 ईस्वी में, ठीक है। 1966 ईस्वी में भूगोल से यानी कि ज्योग्राफी से क्या किए थे? तो एमए किए हुए हैं। इनका पेशा क्या है? तो पेशा इनका हाई स्कूल के शिक्षक रहे हैं और भी अन्य स्कूल में जा कर के पढ़ाते हैं और भी वहाँ पर प्रिंसिपल रहे हैं, ठीक है। विशेष तौर पे अभी क्या है? तो विशेष तौर में अभी वो जो हैं रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में स्थापना काल से करीब 2 वर्षों तक जो है वहाँ पर अपनी 2 वर्षों से अपनी जो है वहाँ पर सेवा दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखें, अध्यापन पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। अगला क्या है? प्रकाशित कृतियाँ, उनके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तकें किताबें कौन कौन सी है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो पहला तो हो उसमें अब हम लोग जानते हैं कौन कौन सी किताब है। तो जिंदगी टो, ये क्या है? उपन्यास किताब है, फिर एक खोटा उपन्यास है। अगला है छाहर, खोरठा कहानी संग्रह है, जिसके विषय में अभी हम लोग उस किताब के विषय में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं अभी, है ना। उसका फिर है महराई, खोरठा के लोक महाकाव्य का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण, और साथ ही में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं संकलनों में रचनाएं प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रसारित, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इन्होंने मुख्य रूप से जो है कितने किताब लिखे उसको देखिए। पहला एक ये हो गया जिंदगी टो, छाहर दूसरा हो गया 1 2, उसके बाद फिर क्या है ये हो गया महारायण 3, उसके बाद मतलब मुख्य रूप से इनके 3 लिखे गए हैं। बाकी बात तो छोटा छोटी जो है बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में ये लेख लिखे हैं और आकाशवाणी रेडियो से भी इनका प्रसारण होते रहता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें आगे में क्या है जो कहानी 10 है यहाँ पर जो छाहर किताब है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले फटाफट जल्दी में, छाहर जो किताब है किसने लिखा? छाहर किताब को किसने लिखा? तो चित्तरंजन महतो जी ने लिखा। इनका उपनाम क्या है? तो चित्रा है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो 1946 में हुआ, ठीक है। इनके माता जी का नाम क्या है? तो धनिया देवी, ठीक है। पिताजी का नाम क्या है? घनीनाथ महतो, ठीक है। एमए कब किए? 1966 में किए। कौन विषय से किए एमए? तो ज्योग्राफी से किए, ठीक है। मुख्य रूप से ये हो गया, ठीक है। मुख्य रूप से यही कुछ प्रश्न बन सकते हैं। अब इस 10 कहानियों में से जो पहला कहानी है इस किताब का वो है छाहर। तो इस छाहर किताब में क्या है उस चीज़ के विषय में हम लोग जानते हैं दोस्तों। हम आपको ये जो यहाँ पर है इस कहानी को हम आपको बता देते हैं कि इसमें ध्यान से देखिएगा आराम से और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि रोहन और मोहन 2 नाम व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और एक जमींदार होता है, ठीक है। वो जमींदार का क्या नाम है? तो सूरज नारायण है। अब रोहन और मोहन जो 2 व्यक्ति हैं दोनों का गुजारा, ये रोहन जी हो गए और एक ये मोहन जी हो गए, ये रोहन जी हो गए और ये मोहन जी हो गया, ठीक है। बन गया चित्र, थोड़ा कुछ तो ठीक बना है, ये हो गया। अब क्या है दोस्तों, तो क्या होता है कि रोहन और मोहन दोनों क्या करते हैं? तो लेबर काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है मोहन की दशा जो है रोहन से ठीक है। मोहन की जो दशा है रोहन से ठीक है। ये जो है इसकी दशा जो है बहुत ही बढ़िया है किसके अपेक्षा? तो रोहन के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ये जो रोहन है ना इसका जो उठन बैठन है, मतलब ये जो है घूमता फिरता, जैसे ड्यूटी से जब भी आता तो किसके साथ में बैठता था? तो ये जो है जमींदार के साथ में, सूरज नारायण जी के साथ में उठता बैठता उसकी कोठी में आना जाना करता था, ठीक है। और उन्हीं से ये कुछ भी अपना जीवन कैसे चलाया जाए नहीं चलाया जाए उसके विषय में ये परामर्श लेता रहता था, ठीक है। तो ये जो जमींदार है सूरज नारायण, उसको ये जो मोहन को जो है बहुत अच्छा सुझाव देता था, ठीक है। जिसकी वजह से ये दिन ब दिन जो है मोहन का स्थिति और घर का स्थिति जो है सुधरते जाता है। अब क्या होता है ये तो इधर अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जस्ट उसका जो रोहन है, रोहन जो है
इसके साथ में नहीं रहता था। ये जो दारूपिया लोग हैं उसके साथ में रहता था, अपना काम से आता था, गाना वाना मोबाइल में गाना वाना सुनते रहता था, जैसे तैसे बस ये समय बस यूँ ही बेफुजल में ये काट देता था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका तो आदत तो सुधर, इसका घर परिवार तो उन्नति कर रहा था, लेकिन रोहन के घर का जो है अवनति हो रहा था। ठीक है, तो क्या करता है कि जो ये सूर्य नारायण है और ये जो मोहन है, मोहन को धीरे धीरे ये सूर्य नारायण जो जमींदार है वो गाइड करते करते बोलता है कि एक जो है शिक्षक हैं, ठीक है, उस शिक्षक का नाम क्या है, तो देवा चौधरी है। ठीक है, क्या नाम है, तो देवा चौधरी है। ये सूर्य नारायण जो जमींदार हैं मोहन को इन शिक्षक के साथ में यानी कि देवा चौधरी के साथ में रहने के लिए बोल दिया कि मोहन जी, आपको अगर अच्छा ढंग से अगर अपना ज़िंदगी को चलाना है तो आप अपने साथ में गुरु के आप सानिध्य में रहिए। ठीक है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वही एक भटके हुए व्यक्ति को मार्गदर्शन कर सकता है, और जो शिक्षक के रास्ते में बढ़ेगा तो आपका ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे और भी अच्छा सुधर जाएगा। तो यही सूर्य नारायण जो जमींदार हैं उसके बात को मान करके मोहन जो है ये देवा चौधरी के साथ में, ये जो शिक्षक है उसके साथ में रहने लगता है। इसका जो है दिन दुगुना चार मतलब जो है ज्ञान का, घर परिवार का, पैसा का, कमाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल इसका जो है मोहन का बहुत ही अच्छा रहने लगता है। फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति को देख करके जो है रोहन का मन में विचार आया कि आखिर क्या काम है, बात है कि हम लोग दोनों तो साथ में ही काम करते हैं, लेकिन मोहन का घर का स्थिति तो धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन मेरा स्थिति तो ज्यों का त्यों ही है, तो क्या किया जाए। तो ये जो रोहन है, रोहन जो है एक दिन मोहन से मिलता है। ठीक है, और रोहन जो है मोहन से मिलता है, पूछता है कि दोस्त तुम क्या करते हो यार, दोनों हम लोग एक ही जगह काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन तुम तो इतना सारा कमा रहे हो, इतना तुम्हारा घर अच्छे ढंग से चल रहा है, लेकिन मेरा तो चल नहीं रहा है। तो ये जो मोहन है, ये जो मोहन है रोहन को बोलता है कि देखो ऐसा है कि एक शिक्षक हैं, ठीक है, जो है जिनका नाम है देवा चौधरी, ठीक है, उनके सानिध्य में रहते हैं, और ये जमींदार हैं उनके साथ में उनके बातों पे हम चलते हैं, वो बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते हैं। तो पहली चीज़ है कि अगर तुमको अपना घर का माहौल अगर ठीक करना है, अपने आप को अगर उन्नति करना है, तो सबसे पहले अपना संगति को त्यागो। ठीक है, तुम्हारा जो संगति है वो दरपिया जो रहे है ना, जो इन्हें उन्हें फालतू में टाइम पास करते चलता है उसके साथ में है, तो तुम्हारा जो छाहर है ना वो गलत लोगों के नीचे पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर गलत लोगों का छाहर है, मतलब क्या आशीर्वाद, तो तुम कहाँ से उन्नति करेगा। जिसके ऊपर में गुरु का मतलब गुरु के सानिध्य में रहोगे तो गुरु अच्छा मार्ग बताएगा ना। तुम रहते हो बुड़बक के साथ में, ठीक है, मोहन बोलता है रोहन को कि रोहन तुम तो बुड़बक लोगों के साथ में रहते तो तुम्हारा बुद्धि विचार कैसा होगा, वैसा ही ना होगा। लेकिन हम क्या है, जमींदार के साथ में रहते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान वाली बात बोलते हैं, टीचर के साथ में रहते हैं, तो उसका छाया हमरे में पड़ रहा है, और उसका देखा देखी हम भी अच्छा अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमारा जो है उन्नति हो रहा है। तो फिर क्या करता है ये रोहन भी जो है अपना संगति छोड़ करके फिर किसके साथ में रहने लगता है, तो ये मोहन के साथ में रहने लगता है कि नहीं, आज के बाद तो मेरा गलती हो गया, इतने दिन से अंधेर नगरी में घूम रहे थे, अब ये जो है बुड़बक लोगों के साथ में जो है अब हम नहीं रहेंगे। और फिर जो है रोहन जो है मोहन के साथ में रहने लगता है, और ये देवा गुरु जी के साथ में दोनों रहने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि दोनों का जो ज़िंदगी है बहुत ही अच्छा चलने लगता है। तो इस कहानी में ये बतलाया गया है कि जैसा संगत होता है उसका असर जो है हम लोगों में पड़ता है, यानी कि असर मतलब कि क्या, छाहर। ठीक है, तो इसलिए इस कहानी में बताया गया है, इस छाहर किताब के कहानी के माध्यम से, कि जैसा हमारा संगति होगा वैसा हमारा मन विचार बनेगा। तो दोस्तों हम लोग को इस कहानी से बहुत अच्छा सीख मिलता है, हम लोग को भी अपना दोस्त यारी कैसा रखना है, नहीं रखना है, जैसा हमारा आगे भविष्य निर्माण करना है वैसे लोग के साथ में भी अपना दोस्ती यापन करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला जो कहानी है वो है बोनेकलोर। बोनेकलोर में इस कहानी में क्या है कि जंगल है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो ये जंगल है। अब सरकार के जो आदमी हैं, ठीक है, सरकार के आदमी हो गए, और इधर जो है गांव के लोग रहते हैं। ठीक है, इधर एक तरफ जो है गांव के लोग रहते हैं। यहाँ पर तीन ही चीज़ को दिया गया मुख्य रूप से, और एक तरफ बात की जाती है विकास की। ठीक है, सरकार द्वारा जो नीति बनाया गया है, ठीक है, सरकार द्वारा जो नीति बनाया गया है कि अपना जो भी गांव है, समाज है, उसको क्या करना है, तो विकास करना है।
क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है काम सही से नहीं है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया आज तक, वहाँ पर बिजली सही से नहीं पहुँच पाया, ना ही सही से इंटरनेट की सुविधा है। बहुत सारे हैं वहाँ पर सही से अभी गाड़ी आने जाने के लिए सड़क नहीं बना हुआ है। तो क्या है, विकास के नाम पर जो है आदमी लोग जो है सरकारों की बात को मान करके, उसकी नीति को देख करके जो है जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तो कटाई करने का मतलब है कि जंगल को जो है दिन रात लोग काट दे रहा है, हरे हरे पेड़ पौधे जो उसको दिन रात काट दे रहा है। ठीक है, तो वैसे में क्या होता है कि ये जो जंगल है ना, ये जंगल अपने आप में परेशान हो जाता है। ठीक है, ये जंगल अपने आप में परेशान होता है और एक दिन क्या करता है कि ये जो जंगल है, ये जंगल जो है, जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, गांव वालों के लोगों से अपनी व्यथा सुनाता है कि ऐसा है कि आदमी लोग जो है विकास के नाम पर पे दिन रात हमको लोग काटते जा रहा है, हमारी तो दिक्कत बहुत हो रही है, बहुत हमको दुख हो रहा है। ऐसे जो भी सरकार ने यहाँ पर सुरक्षा कर्मी रखा है कि जंगल का देख रेख करेगा, लेकिन ये जंगल के सुरक्षा कर्मी ही हमको रात दिन जो है काट करके अपने घर में सारे लकड़ी घुसा दे रहे हैं, लकड़ी को बेच रहे हैं। पूरा भ्रष्ट लोग भरा हुआ है। इस तरह से सुरक्षा कर्मी है सरकार के। इस तरह से ये जो है इस जंगल जो है गांव वाले लोगों को अपनी व्यथा सुना रहा था। तो वैसे स्थिति में फिर क्या आता है कि गांव लोग बहुत ही भावुक हो गए। अब गांव के लोग जो भावुक हो गए तो इस पेड़ के दुख दर्द को देख करके गांव वाले लोग भी क्या हैं, थोड़ा सा बहुत ही मायूस हो गए और बोले कि ऐसा है कि हम गांव वाले भी कम नहीं हैं, हम लोग तो अपन दिन गुजारा करे ले, दतून तोड़े ले, पत्ते तोड़े ले, हम तोहन के तो हम सब पत्ते उत्ते सब हमने चिरा दिलालन, तो हमने तो दतून नून तेल खातिर और आग जोरे खातिर तो हमने खूब सूखा लकड़ी लावे हो, तो हमहू तो जिम्मेदार हो जे कि पेड़ पौधा की संख्या घट लागल है। तो बोले है कि वो तो बात ठीक है, लेकिन का करल जाए। तो ऐसे में क्या है कि बताया गया वहाँ पर कि ये जो जंगल वाले लोग हैं लाते हैं यहाँ पर, आप लोग तो अपना भोजन खाने पीने के लिए लाते हैं, लेकिन होता है क्या यहाँ पर जो है होता है आपका, वो तो ठीक है कि आप लोग जो है कि दतून पत्ते वगैरह ले जाते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर हम लोग तो सिर्फ दतून पत्ते और लकड़ी सूखी हुई ले जाते हैं, लेकिन क्या है कि ऐसे में जब हम लोग पत्ते वगैरह लाते हैं, हरा पेड़ पौधा वगैरह कुछ डाली वगैरह तोड़ कर लाते हैं अपना छकरी पटरू खिलाने के लिए, तो पुलिस जब देखता है तो हम लोग को जो पुलिस लोग का जो अधिकारी लोग हैं, हम ही लोग को जेल के अंदर में क्या करता है, अंदर कर देता है, हम ही लोग को सजा दे देता है। लेकिन क्या है, जबकि पेड़ को जो है मुख्य रूप से जो है जो सिपाही लोग जो है, ऑफिसर लोग जो है, वही सब उजाड़ के ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, तो इस कहानी में इस तरह से बताया गया है कि एक जो जंगल है, एक जो बोने कहे का मतलब हो गया जंगल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है जंगल जो है अपनी व्यथा को गाँव वालों को सुना रहा है। ठीक है, तो इसी में कहा गया है, इस कहानी का नाम रखा गया है बोने का लोर, यानी कि जंगल की दुर्दशा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। हम लोग इसमें क्या कहा गया है कि दोस्तों अगला है हाँ मैं कैसे जियब। ठीक है, ये तीसरी कहानी है, हाँ मैं कैसे जियब। इस कहानी में क्या है आपको बता दें मुख्य रूप से कि एक गांव है। ठीक है, एक गांव है, वो जो गांव है, ये जो गांव है, इस गांव का जो बुरी नज़र लग गया है, इस गांव को क्या लग गया है, बुरी नज़र लग गया है। किन लोगों का, तो उग्रवाद लोग का। ठीक है, उग्रवाद लोग को इस गांव का नज़र लग गया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ऐसे गांव में जो है उग्रवाद लोग आकर के काफ़ी जो है आतंक अपने फैला रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस तरह के खतरनाक विकट दृष्टि को देकर के, ऐसी दशा को देकर के गाँव के एक जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है महेश्वर बाबू। ठीक है, वो जो है वर्षों पहले जो है इस गांव को छोड़ करके डर से चले गए थे कि ऐसे उग्रवाद वाले क्षेत्र में कौन रहेगा, तो बड़ा दिक्कत है, यहाँ पर रहना खाना सारा जो है बहुत दिक्कत है। तो जब वो शहर से काम करके आता है वापस, ठीक है, जब वो शहर से काम करके आता है वापस अपने बीबी के साथ में, तो वो 4 व्हीलर गाड़ी में अपने वहाँ पर जो है बहुत ही रंग से आता है। ठीक है, अब शहर से आया, पैसा कौड़ी कमाया, अपने बहू के साथ में जो बढ़िया सा नया सा कार एकदम खरीद करके जो है उसी गाँव में, यानी कि कहाँ उग्र प्रभावित जो गाँव था वहाँ पर वो लौटता है। अब वैसे चकाचक गाड़ी को देख करके गांव के लोग जो है बहुत ही डर जाते हैं, और जब वो डर जाते हैं तो वो जो है इधर उधर जो है छुपने लगते हैं। बाद में वो जो महेश्वर बाबू है, ठीक है, बाद में महेश्वर बाबू जो है उसको पता चलता है, जो उसका भतीजा है ना रघुनाथ, उनसे पता चलता है कि गांव के उग्रवाद और पुलिस के दमन के चक्की में लोग
पीस रहा है। बोल रहा है रघुनाथ जो है उसका भतीजा, वो बता रहा है महेश्वर बाबू की कि महेश्वर जी आप जो है बहुत अच्छा किए, आप जो है ऐसा गांव को छोड़ करके चले गए। क्या है कि गांव के ऐसा भी धच्चर हो गया है, अभी स्थिति हो गया है कि एक गांव के सब आदमी जो है खाली क्या तो पुलिस और उग्रवाद के बीच में अपन ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, बड़ी दुख संकट हो रहा है। जब देखो तब पुलिस आता है तो कभी उग्रवाद लोग आता है पकड़ के हम लोग को ले जाता है। पुलिस लोग जब गांव में आता है ना, तो क्या गांव वाला क्या क्या सूचना दिया उग्रवादी के विषय में नहीं दिया। शक के दृष्टि से उग्रवादी लोग जो है गांव के सभी नवयुवकों को सभी मतलब पुरुषों को वो उग्रवाद लोग अपने अंडर में कर लिए थे। ठीक है, और जब उग्रवाद लोग आता तो फिर क्या है पुलिस लोग वहाँ पर छानबीन में आते हैं। तो क्या है कि अगर कोई पुरुष अगर उग्रवाद लोग के विषय में अगर बोलने से हिचकिचाता तो उसको पुलिस लोग ले जाता। तो यानी कि गांव का जीना जो है बहुत ही जुल्म हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से दोनों जो है बीच के चक्की में पीस रहे थे। तो फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ तो बहुत सारे महिलाएं सिर्फ ज़्यादातर बच गए। तो उसी में से एक महिला है जिसका नाम है चुनिया। ठीक है, एक चुनिया नाम की औरत रहती है। वो अपने बाल बच्चों को, ठीक है, वो अपने बाल बच्चों को मतलब छोटे बच्चों को जो है पालन पोषण के लिए वो जो है दारू बनाने के लिए घर में शुरू कर देती है कि मेरे पति जी तो अब चले गए हैं जेल में, अब मेरा बाल बच्चा कैसे का खाएगा पिएगा। तो उसी को अपना घर को सही ढंग से यापन करने के लिए वो घर में दारू बनाने के लिए शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि एक दिन गांव में जब पुलिस लोग आते हैं तो पुलिस लोगों से ये जो चुनिया है, चुनिया बात करती है अपने दुख के विषय में कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, कहा ऐसे कर रहे हैं, हमारा घर में छोटा छोटा बाल बच्चा है, बहुत दिक्कत है। तो ऐसा जो है पुलिस लोगों से जो जब चुनिया बात कर रही थी तो बात करते हुए उग्रवादी लोग जो इसको देख लिए थे। जब पुलिस लोग गया तो उग्रवादी लोग फिर चुनिया से मिले। उग्रवादी लोग जब चुनिया से मिले बोले कि क्या तुम कर रहे थे, क्या बता रहे थे, कहीं हम लोग के राज के विषय में तो उसको नहीं ना बता रहे थे। तो इस तरह से काफ़ी पूछताछ किया और उसको भी जो है बहुत ही सताया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि गांव के लोगों को जो है जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यही इस कहानी में बताया गया है। और ऐसी तड़प को देख करके, ऐसी जुर्म को देख करके ही इस कहानी का नाम क्या रखा गया है, तो हमें कैसे जियब। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे है बुबा एगो कहानी कही दे। ठीक है, चौथा कहानी है बुबा एगो कहानी कही दे। इस कहानी में गंगाराम नाम का एक ग्रामीण बुजुर्ग टोले के बच्चे को क्या है किस्सा वगैरह सुनाते रहता है। ठीक है, और ये किस्सा किसके सुनाता है, कहानी किसका सुनाता है, तो अंग्रेजी हुकूमत का। ठीक है, तो इसमें मुख्य हमको क्या याद रखना है, गंगा राम नाम का एक बुजुर्ग है। ठीक है, जो गांव के बच्चों को क्या सुनाता है, अंग्रेजी हुकूमत की कहानियाँ सुनाता है। इसमें क्या है बताता है कि पहले जो जमींदार लोग थे उनका शोषण और अत्याचार जो है यहाँ भारत के लोग तो काफ़ी सहे ही है ना, लेकिन उन लोग के जाने के बाद भी आज भी क्या है, उसके बाद भी अभी समाज में वातावरण में बहुत ही नकारात्मक विचार फैला हुआ है लोगों के बीच में। ठीक है, क्या है वो इसलिए कि उसमें क्या था ना कि लोग जो सूबेदार मतलब जब अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ पर शासन करने लगे तो जब वो खेती वगैरह यहाँ पर करते थे जो भी किसान भारत में, तो इनसे जो है जो मतलब जो सूबेदार लोग होते थे इन किसानों से बहुत ही ज़्यादा टैक्स लेते थे। ठीक है, कोई भी बाज़ार में जाने वगैरह के भी जा करके अगर आप बेच रहे हैं, दोस्तों आप देखे होंगे जैसे हम लोग यहाँ पर बगल में रामगढ़ में यहाँ पर जो डेली मार्केट लगता है, तो क्या है जो लोग यहाँ पर सब्जी लेकर के बेचने के लिए जाता है ना, देखिएगा कि वहाँ जो है हाथ में जो है ले लेगा एक पेपर और सबका यहाँ जो है पेन पेपर लेकर के घूमते चलेगा, किसी से 10 रुपया किसी से 5 रुपया, इस तरह से जैसे जिसका दुकान है उस तरह से वो पैसा मांगता है। देखे होंगे आप लोग, आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। तो क्या है कि वो क्या है वो टैक्स ही ले रहा है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर आकर के बेच रहा है, उसका जगह का वो ले रहा है टैक्स। तो उसी तरह से क्या है कि अंग्रेज लोग जो है जब यहाँ पर भारत में अपना हुकूमत किया तो वो लोग जो है जो कृषि लोग मतलब किसान लोग थे उन लोगों से काफ़ी वो जो है टैक्स लेते थे। ऐसी स्थिति में क्या है कि इससे परेशान होकर के लोग जो है खेती बाड़ी करना छोड़ दिए और मजदूरी करने लगे थे। ठीक है, सूबेदार के ऐसे मतलब सूदखोर लोगों से मिलजुल करके उन लोग का ज़िंदगी बहुत ही हताश सी हो गई थी। ठीक है, इसके अलावे जो है तरह तरह के नशे का शिकार होकर गांव का चौपट हो रहा था। अब क्या लोग जब जो है खूब मजदूरी वगैरह करके आता तो लोग जो फिर क्या करने लगा,
लोग जो है दिन भर थक जाता था, तो फिर गांव में आने के बाद वापस शाम में जैसे होता है अभी भी कि जो लोग ढलाई वगैरह का काम करता है या लोग जो ईंटा भट्ठा का काम करता है, सब क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं और गाँव फिर शाम में घर आकर के एक आधू पैंटी यानी कि दारू जो है गटक लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि धीरे धीरे गाँव का जो है नशा का माहौल बनने लगा और गाँव का जो है ज्ञान जो है चौपट हो रहा था और गाँव का जो है स्थिति बहुत ही खराब हो गया था, उसका नैया जो है डूब रहा था। तो वही इस कहानी में बताया गया है कि बुबा एगो कहानी कही दे में। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है गुरुजी का चेठा यानी कि फ़कीर। अभी इसके विषय में हम लोग जानते हैं, गुरुजी के चेठा मतलब कि फ़कीर। ठीक है, यह एक संवेदनशील शिक्षक की चिंताओं की कहानी है। ठीक है, एक शिक्षक हैं जिनका नाम है राम नारायण। ठीक है, ये जो राम नारायण जो शिक्षक हैं ये देश विदेश के ये जो है देश विदेश को लेकर के या स्थानीय समस्याएं को विचार में सोच विचार करके काफ़ी जो है परेशान रहते थे। जैसे क्या क्या है उनके उनके दिमाग में क्या क्या चिंतन चलती रहती थी, जैसे लेबनान और इजराइल का झगड़ा, देश में चल रहे आतंकी उग्रवाद अलगाववादी गतिविधियां, या फिर देश में चाहे छोटे बड़े घोटाले, नीचे से लेकर ऊपर तक फैला भ्रष्टाचार, नेताओं की नैतिक पतन, वर्तमान युवा पीढ़ी का भटकाव इत्यादि, इन सभी समस्याओं को लेकर के जो है राम नारायण जी जो है काफ़ी टेंशन में रहते थे कि यार ये ज़िंदगी कैसा हो गया है, लोगों का पहले कैसा ज़िंदगी था और अब जो है कैसा हो गया। इसी सब को देख करके जो वो बहुत टेंशन रहते थे। उस समय में ना ही खाना पीना कुछ नहीं कर पाते थे, ये सब सोच विचार करके। तो ये जो राम नारायण जी हैं, ये मास्टर का गुण कैसा है, वो जो है एक समाजवादी किस्म के शिक्षक हैं, मानववादी विचार के व्यक्ति हैं। वे आखिर अपनी चिंता अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य रचने लगे। ये अंत में जो है क्या किए कि अपने अच्छे विचारों को या जो भटके हुए लोग हों उनको कैसे आगे लाया जाए, उसको ठीक तरह से अच्छे रास्ते में लाने के लिए जो है आतंकवाद लोगों का जो उग्रवाद लोग हैं उन लोगों को मुख्य धारा से कैसे लौटाना है नहीं लौटाना है, उससे संबंधित जो है उन्होंने किताब लिखने लगे, साहित्य को लिखने लगे। ठीक है, इस तरह से जब उनके वो लिख गए तो बाद में जो है उनको फिर एक और समस्या नज़र आती है कि चलो ये सब तो उग्रवाद लोग जो है या युवा पीढ़ी है इस किताब को पढ़ करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो सरकार के जो नीतियाँ हैं वो भी बहुत ही कुछ डामाडोल हैं, उनकी बहुत सारी खामियां हैं जो कि इस देश को सही से चलने नहीं दे रही है, या फिर युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहिए युवाओं को। इस तरह से जो है काफ़ी वो बदलाव करने की सोच रहे थे कि सरकार की जो नीति है उसमें बदलाव होने चाहिए। इस तरह से जो है वो जो शिक्षक हैं ये राम नारायण जी, वो इन्हीं सभी बातों को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते थे और ना ही उन समय से खाना पीना ना ही कुछ। तो इसी तरह में वो शिक्षक की जो फ़िक्र है उसमें इस कहानी में बतलाया गया है। अब अगला हम लोग देखते हैं समय कटवा ताश खेला। ठीक है, समय कटवा ताश खेला इस कहानी के विषय में हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है कि इस कहानी में ताश खेल करके समय नष्ट करने के बजाय कुछ रचनात्मक कार्य करने, जिसे गीत संगीत से जुड़ने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, समय कटवा ताश खेला में इसमें क्या है कि जो बुरी आदत है ताश खेलने का या जो भी बुरी आदतें हैं ताश खेलने की या अन्य भी, उन सभी बुरे कामों को लेकर के जो सिर्फ समय को बर्बाद कर रहा है, युवा पीढ़ी को खराब कर रही है, उसको छोड़ करके कुछ रचनात्मक कार्य यानी कि कुछ क्रिएटिविटी के साथ में कुछ लोग करें जिससे उसका दिमाग मन बुद्धि जो है स्वस्थ रहे। वैसे इस कहानी को ये लिखा गया है। तो इसमें क्या है, इस कहानी में जो है एक चिन्मय बाबू नाम का एक व्यक्ति होता है। ठीक है, चिन्मय बाबू नाम का एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, दिन भर जो है बैठ करके अपने दोस्तों के साथ में जो है ताश खेलने का एक टीम बना लेता है। ठीक है, और वो जो है दिन भर तो कुछ काम वगैरह है नहीं, आवारा लड़का है, तो क्या अपने 4-5 दोस्त लोग के साथ में जो है बैठ करके खूब जो है दिन भर ताश खेलते रहता था। वो लोग ऐसा स्थिति बना लिए थे डेली का कि जैसे वहाँ पर उन लोग का मेला लग गया है, ऐसा लोग वहाँ पर भीड़ लग जाता था एकदम पूरा, ऐसे बुरे विचार लोगों वाले लोग का। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि चिन्मय बाबू का जो है ख़राब हो जाता है, आँख जो इसका लाल हो जाता है, आँख दर्द करने लगता है। तो सोचता है कि अरे यार मेरा तो आज आँख दर्द कर रहा है, तो क्या करें, चिन्मय बाबू डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, जब वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्होंने बताता है कि नहीं, आपका आँख जो है लगातार जो आप बैठे रहते हैं बिना काम का, बिना आँख टकटकी लगा के जो आप देखते रहते हैं, आँख को आप आराम नहीं देते हैं, उसकी वजह से जो है आपका आँख जो है ख़राब
हो रही है। ठीक है, डॉक्टर ने उनको परामर्श दिया कि देखो ऐसा है कि आप जो है जो ताश वगैरह खेलते हैं, जो जीत करके जो दारू वगैरह पीते हैं, सबको पीने के लिए आप जो है छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर जो है उन्होंने डॉक्टर की बात को जो है मान लिया चिन्मय बाबू ने, और उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति में लग गए और साथ साथ में किताबों को और गीतों के सहारे जो है वो अपना मनोरंजन करने लगा। ठीक है, इस प्रकार से जो एक भटके हुए जो युवा है उसको सही रास्ते में लाने के लिए जो है इस कहानी को लिखा गया है कि सब कुछ जो है अभी, जैसे अभी ऐसा हो गया है ना कि कुछ भी अगर हो जाए तो अभी मोबाइल हो गया है सबके हाथ में। ठीक है, मोबाइल क्या है, जब वो सुबह से उठा है तो मोबाइल उसके हाथ में रहता है, सुबह उठा तो मोबाइल, बाथरूम गया तो मोबाइल, पेशाब भी करने जा रहा था तो मोबाइल लेके जा रहा है, ऐसा स्थिति आ गया। नहाने के लिए भी जा रहा है तो लोग मोबाइल साथ में लेकर के जा रहा है, मतलब मोबाइल के बिना कभी भी नहीं रहा। साथ में अगर रात में अगर सो भी रहा है तो मोबाइल लेके जा रहा है। तो क्या है, मोबाइल को जो एक अभिन्न अंग बना करके रख दिया है अभी आदमी लोगों ने। ऐसे लग रहा है जैसे सर्वे सर्वा जो सब कुछ जो है मोबाइल ही है मेरा। तो क्या है कि बहुत सारे लोग जो इसका गलत उपयोग भी करते हैं, मोबाइल का गेम खेलते रहते हैं, तो वीडियो देखते रहते हैं जिसका जीवन में कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से उनको जो है जो भी घर में बच्चे हैं उनको कुछ क्रियात्मक रचनात्मक जो है कार्य करवाया जाए। और गीत है, किताब है, बहुत सारे अच्छे अच्छे किताब है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इन सबों से अपनी जो है दोस्ती यापन करनी चाहिए, ज़िंदगी बढ़ानी चाहिए। यही इसमें बताया गया है समय कटो ताश खेला कहानी में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक झगड़ा। ठीक है, संस्कृति का झगड़ा, इसमें कहानी में क्या बताया गया है, इस कहानी में जो है पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति। ठीक है, पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति दोनों के बीच में क्या किया गया है, तो आपसी संवाद करवाया गया है। ठीक है, आपसी टकराव किया गया है विचारों की। ठीक है, कि आपका प्राचीन जो पुरानी जो संस्कृति है वो अच्छा है या फिर नई संस्कृति जो अभी है वो अच्छा है। तो जब इन दोनों में बहस करवाया जाता है तो बात आता है यहाँ पर कि जो नई संस्कृति है उसमें क्या है, लोगों में प्रेम, करुणा, दया, सामाजिकता, गलाकाट, प्रतिस्पर्धा, नफरत, निहायत, अनिर्णयता, ये सब व्यक्तिवादिता, इसमें क्या है सभी नई मतलब नई जो संस्कृति है, नई संस्कृति की वजह से लोगों में करुणा, दया, प्रेम ये सब नहीं रह गया है। ठीक है, लोग एक दूसरे से काफ़ी जो है अलगाव महसूस करते हैं। ठीक है, ये जो है नई शिक्षा मतलब ये जो है नई संस्कृति में बताई गई। ठीक है दोस्तों, और पुरानी संस्कृति क्या कहती है, पुरानी संस्कृति कहती है कि जो तुम्हारे में है उससे जस्ट अपोजिट मेरा है। जब पुरानी संस्कृति थी तो लोगों में प्रेम था, करुणा था, दया था, सामाजिकता था, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे और उसमें जो है वातावरण जो है बहुत ही अच्छा था, मानव में प्रेम था, एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन आज जहाँ तहाँ देखो कि लड़ाई झगड़ा होते रहता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार से जब इन दोनों को आपस में बहस करवाई गई तो अंत में विजय किसकी होती है, तो जो पुरानी संस्कृति है उसकी विजय होती है। ठीक है, नई संस्कृति की वजह से वातावरण जो है आज पूरी तरह से क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, लेकिन नई संस्कृति से क्या होता है, सभी के अंदर में प्रेम भाव जागती थी। ठीक है, इस प्रकार से क्या है उसमें कहा गया कि ऐसा है कि पुरानी संस्कृति जो है वो धर्म पर आधारित थी। ठीक है, बड़े लोगों को इज्जत, आदर, सत्कार ये सब करने के थे। लेकिन अभी का जो नई संस्कृति है इसमें क्या है, बड़े लोग, ऊंच नीच कुछ इसमें जो है देखा नहीं जाता है। कौन बड़ा है, अपने बड़ों से क्या ऐसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सबको हम लोग जो है वैसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर हम लोग पुराने संस्कृति में देखें तो अपने से जो बड़ा होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में चाहे वो पापा हो, दादा हो, नाना हो, नानी हो, क्या बोलते हैं, आप ही शब्द का प्रयोग करते हैं अपने से बड़ों का, और अपने से छोटों का तुम, यानी कि बाबू, लाडला, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ हम लोग बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या आ गया है आधुनिकता में, तो यू, बड़ा छोटा मोटा खोटा जो भी हो सबको यू बोलते हैं। अपने बाप को भी बोलना है आपको तो बोलना पड़ेगा यू, अपने से बड़ा को भी यू, अपने से छोटा को भी यू। तो क्या है, सबके लिए इसमें क्या है, मतलब मान सम्मान की बातें इन शब्दों में रह ही नहीं गई है। तो इसी में बताया गया कि जो है पुरानी जो संस्कृति है वह बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया फिर कि ये जो पुरानी संस्कृति है वो धर्म आधारित है और नई संस्कृति विज्ञान आधारित है। मनुष्यों के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। जिस प्रकार से आइंस्टाइन ने अपना विचार दिया था कि धर्म के बिना जो है विज्ञान अंधा है, धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों की ही आवश्यकता है, पुरानी संस्कृति की भी आवश्यकता है और
नई संस्कृति की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नई संस्कृति ही चलती रहे और या तो फिर पुरानी संस्कृति ही आगे बढ़ती रहे, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही विपरीत रहेंगे, तो जो है जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है, लंगड़ा है, अंधा है। ठीक है, तो ये है सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में बतलाया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग चोर डाकू और लुटेरा। ठीक है, चोर डाकू और लुटेरा, इसमें क्या है, हरखू हरखू नाम का जो है एक व्यक्ति है। ठीक है, जो अपने बाप दादा के रहसी ठाट बाट जिंदगी में जो है रह करके, मतलब हरखू के जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, बहुत ही धन दौलत वाला आदमी है। ठीक है, धन दौलत वाला आदमी है, तो क्या है कि इस तरह से क्या है, वो बहुत ही लाड़ला बन जाता है हरखू। अब हरखू जो है दिन ब दिन जो है बिगड़ते चला जाता है। ठीक है, जब वो बिगड़ते चला, जो क्या होता है कि बुरा आदत है चूँकि उसका, कि फिर मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी जो है जीता है। ठीक है, तो क्या करता है कि हरखू का वैसे धीरे धीरे ज़िंदगी जो है ना बहुत ही ख़राब होते चला जाता है। ठीक है, वो जो है धीरे धीरे सारा संपत्ति अपना बेच देता है, दारू मुर्गा खाने में वो एक्सपर्ट हो जाता है, बहुत ही मतलब मुँह जो है चटपटा रहता है उसका, ऐसी आदत हो जाता है। अब उसका ऐसा स्थिति आ गया है कि वो अपने एक सांझ के दारू और मुर्गे को जुटाने के चक्कर में छोटा मोटा जो भी चोरी करने के लिए शुरू कर देता है। अब क्या है कि जब वो चोरी करता है तो एक दिन जो है वो पकड़ा जाता है। ठीक ना, जब वो दारू और मुर्गा के जुगाड़ के लिए वो किसी के घर में चोरी कर रहा था, तो उस रात जो है पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस जब उसको पकड़ लेता है तो उसको थाना ले जाता है लोग, पुलिस लोग। अब जब वो थाना में जाता है हरखू, तो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ भी जो है क्या है, अन्याय है। अन्याय किस तरह से है, तो वहाँ पर क्या है कि भी ऊंच और नीचा का भी वहाँ पर भेदभाव है। किस तरह से, तो जो चोर बड़ी बड़ी चोरी करके आया है, ठीक है, जैसे बैंक लूट के आया है, डकैती करके आया है, रेलगाड़ी लूटा है, वैसे वैसे लोग भी वहाँ पर चोर हैं। और इसके जैसे दारू खाने के लिए 150 चोरी करने वाला भी चोर है उसी जेल में। तो यहाँ जो बड़े बड़े चोर हैं, यहाँ जो बड़े बड़े डकैत लोग हैं, वो लोग क्या करता है कि छोटे छोटे चोरों पर जो है अपना हुकूमत चलाते हैं, है ना। कह रहे तुम तो बेटा ये सब किया है ना, तुम तो झंडू बाम वाला, तुम ये चोरी वगैरह करता है, हम क्रिमिनल हैं, हम डाकू हैं, है ना, जिंदे खड़े खड़े बीचों बीच रास्ता में हम गर्दन काटने वाले आदमी, पेलने वाले आदमी, हमसे डर नहीं लगता है तुमको। तो देखता है कि इस प्रकार से भी जो है बड़े लोग को वहाँ पर क्या होता है, अपना दबदबा बना करके रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है उन लोग को सताया जाता है। तो वह जो है बहुत ही दुखी होता है हरखू कि गांव समाज में जाओ तो वहाँ भी ऊंच नीच के भेदभाव, है ना, और जो है यहाँ जेल के अंदर में भी ऊंच नीच के भेदभाव बहुत सतावल जाते हैं। तो उसी में वो मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, गरीब को कहूँ चैन नहीं है। ठीक ना, यानी कि जो गरीब है, जो यानी कि जो कमज़ोर है, उसको जो है कहीं भी बढ़िया से चैन नहीं है। यही है यहाँ पर। ठीक है, अब अगला देखते हैं नावा जिम्मेदार। नावा जिम्मेदार कहानी में इसमें क्या बतलाया गया है, तो इसमें एक अनुभव बूढ़ा है, मतलब बहुत ही ज्ञान वगैरह से बहुत कुछ जानकार आदमी, जानकार बूढ़ा है। ठीक ना, उसका अनुभव, उसका नाम क्या है, तो जगन्नाथ चौधरी है। ठीक है, ये अपने गांव के बच्चों को जो है राजतंत्र समाप्त होकर प्रजातंत्र आ जाने के बाद जमींदारी शोषण अत्याचार पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। ठीक है, सिर्फ उसका रूप बदल गया है। यानी ये जो अनुभवी बूढ़ा है वो क्या बता रहा है, जगन्नाथ चौधरी जो है गांव के बच्चों को बता रहा है, नवयुवक बच्चों को बता रहा है कि देखो बेटा, ऐसा है कि पहले अंग्रेज लोग आकर के तो शासन वगैरह किया, राज तो किया, है ना। अब क्या है कि जैसे वो लोग चला गया तो जमींदारी लोग भी आ गया। ठीक है, जमींदारी लोग भी खूब छोटे किसानों पे अत्याचार किया है, छोटे व्यक्ति पे काफ़ी अत्याचार किया है, और आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आदत अत्याचार नहीं होता है, लेकिन क्या है, उसका स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। ठीक ना, तो अभी कैसा हो गया है, तो उसको जो है ये एक पुलिस के विषय में बतलाता है। ठीक है, एक पुलिस है बलराम सिंह। ठीक है, वो बलराम सिंह जो है अपने जो उसका मतलब दबदबा है उसका शर्ट का, है ना, उसका जो पुलिस के जो कपड़ा मिला है बलराम सिंह को, उसी के घमंड में चूर होकर के वो क्या करता है, तो गरीब लोगों को क्या करता है, काफ़ी वो सताता है, काफ़ी वो इधर उधर के बातों को लेकर के वो एक दूसरे को फंसाता है, और उसको बचाने के चक्कर में उससे क्या करता है, पैसा जो है लूटता है, धन जो है वसूलता है। ठीक है, क्या है कि ऐसा स्थिति हो गया था ना कि मतलब जो भी गरीब है
अब चूँकि क्या है, पुलिस जो अब गांव है, गांव के लोग ऐसे होते हैं, भोले भाले से होते हैं कि पुलिस अगर उस गांव में, किसी गांव में अगर घुस गया तो सारे गांव के लोग जो है आराम से चुपचाप जो है बैठ जाते हैं। अगर गांव के लोगों को अगर बोल दिया जाए कि बैठो तो बैठो, और खड़ा हो तो खड़ा हो जाओ, जिधर जाने के लिए बोल देगा उधर लोग चले जाते हैं। गाँव के लोग तो इतने साधारण होते हैं, पुलिस से इतना लोग डरते हैं। तो क्या है कि इसी का वो जो है फ़ायदा उठा करके जो बलराम सिंह है वो गाँव के लोगों को फिर इधर उधर लोगों को जो है काफ़ी सता रहा था। तो ऐसा स्थिति वो कर रहा था, बहुत शोषण अत्याचार कर रहा था। ऐसे में क्या होता है कि उसका जो बच्चा लोग हैं, ठीक है, उसका जो बच्चा लोग हैं, बलराम जी के बुढ़ाने से पहले ही क्या होता है, उसका जो है छोटे छोटे बच्चा जो है सब कोई निपट जाता है। कहने का मतलब क्या है कि बलराम सिंह के मोरे से पहले ओकर छुए पहले मर जाता है, ठीक है। और वो ओकर बीमारी के नन्हा बरन के बीमारी जो है जग जाता है, और उसी को ठीक ठाक कराने में जितना भी गरीब आदमी से पैसा ठगले रहता है सब जो है बलराम सिंह के थैला से घास कल जाता रहता है, ठीक है। ऐसा स्थिति हो जाता है। और क्या होता है, कई फिर जब वो बूढ़ा होता है बलराम सिंह, तो यह जो है कई रोगों से जो है घिर जाता है, यानी कि बहुत सारे इसको जो है बीमारियां हो जाती है बूढ़ावस्था में, और काफ़ी ही दर्दनाक मौत वो मरता है, ठीक है। तो यही जो है इस कहानी में बतलाया गया है नवा जिम्मेदार में, ठीक है ना। ये जो है अपना जो है जिम्मेदारी कैसे कैसे लोग करता है पुलिस वाले लोग, उसके विषय में यहाँ पर जो है वो बताया गया था कि वो बलराम सिंह कैसे कर रहा था। अब अगला कहानी देखते हैं, देवता के खाए गले डाकिन, ठीक है। देवता के खाए गले डाकिन, इस कहानी में बताया गया है कि निर्मल बाबू नाम के एक व्यक्ति है, ठीक है, निर्मल बाबू नाम के, ठीक है। निर्मल नाम के जो है एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही अच्छा आदमी है, ठीक है। वो अपना जो है दुकान रहता है, वो अपना ज्ञान के मामले में बहुत कुछ जानता है, वो समाज की उन्नति को देखना चाहता है, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत ही वो खुश नसीब है। लोग उनको जो है कहीं भी मीटिंग वगैरह होता है तो निर्मल बाबू को बुलाते हैं कि नहीं, निर्मल बाबू जो है बढ़िया जानकार है, वो अच्छा जो है फैसला उसला करते हैं, बहुत उसका आदर सत्कार होता था, ठीक है। जहाँ कहीं भी सेमिनार वगैरह होता था, उनको सभा सेमिनार होता था, वहाँ पर उनको बुलाया जाता था। अब क्या है, निर्मल बाबू जो है 2 गो शादी कर ले रहता है, ठीक है। शादी जो है 2 गो कर ले हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन एक बहू का नाम जो है शोभा रानी है, ठीक है। एक बहू के नाम का है शोभा रानी, और एक का जो नाम है, और मतलब एक नाम तो है शोभा रानी, लेकिन इसकी जो पहली पत्नी है किसकी, निर्मल बाबू की, वो जो है मर गया हुआ रहता है, ठीक है। जब निर्मल बाबू एक ब्याह किया है तो उसका जो है मर गया होता है किसी कारण से, ठीक है। तो क्या है कि जब निर्मल बाबू तो तनी जवाने हैं तो दोसर ब्याह करता है, और दोसर की बहू के नाम का है, तो दोसर की बहू के नाम है शोभा रानी, जो कि जस्ट निर्मल बाबू के आचरण से उल्टा है, ठीक है। और ये जो शोभा रानी है काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है, मतलब औरत है, जवान है और सुंदर भी है। क्या है, ये जो है काफ़ी अय्यासी किस्म के औरत है, मेहरारू है, ठीक है। यानी कि कहल जाए कि 20 भरे सोने से घड़े की जैसी है। मतलब ये जो है बहुत ही आज़ाद ख्यालों की है, बहुत ही आज़ाद ख्यालों की है, विलासी प्रवृत्ति की है, ठीक है। अपने यारों के साथ आज़ाद घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पूरा इसका ये ऐसा ज़िंदगी है, ठीक है। जब वो ऐसा करती है शोभा रानी, तो निर्मल बाबू जब इसको बोलते हैं, अब निर्मल बाबू का इतना अच्छा गुण है, विद्वान है, ठीक है, समाज में उसका इतना आदर सत्कार होता है, जहाँ भी सेमिनार होता है उसको बुलाया जाता है, उसके ज्ञान की वजह से। तो क्या होता है, एक तो देवते बराबर ना हो गए, बढ़िया से सबका दीन दुखियों की हेल्प करते हैं, तो क्या है, गांव के लोग उनको जो है देवता मानते थे। लेकिन उसकी बहू जो है बहुत ही मौज मस्ती करने वाली, इधर उधर घूमने वाली अय्यासी लड़की वो लग रही थी, औरत, ठीक है। तो इस तरह से दारू रू पीने बहुत काम करते थे, बियर वगैरह पीते थे। तो निर्मल बाबू जो है उनको समझाते था, जब कि मतलब अपने पत्नी को, मीन्स कि क्या, शोभा रानी को वो समझाते थे कि तुम ऐसा काहे करते हो, ये सब गलत आदत है, ऐसे ऐसे। तो निर्मल बाबू कहीं वो जो है उल्टा डांट देते थे, ठीक है ना, कि तुम हमको समझाने का आए हो, जाओ तुम अपना, मतलब उल्टा खरी खोटी जो है सुना देता था निर्मल बाबू को। तो फिर क्या हो जाता है, इस तरह जो है उसका, निर्मल बाबू का जो जीवन जो है वो नर्क बन जाता है, ठीक है। बाल बच्चे भी नालायक और बिगड़ेल निकल जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह से शोभा रानी जो है बिगड़ गई थी, उसकी माँ को देखा देखी उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी क्या है, नालायक और बिगड़ेल निकल जाते हैं। और निर्मल बाबू का जो बुढ़ापा है काफ़ी मानसिक और शारीरिक कष्टमय से बीतता है, ठीक है। तो इसी में कहा गया है कि
एगो देवता के खाए गए डाकिन। देवता किसको कहा गया है यहाँ पर? निर्मल बाबू को उसके आचरण के अनुसार से कहा जा रहा है, उनके ज्ञान की वजह से कहा जा रहा है। और डाकिन किसको कहा गया है? तो यहाँ पर शोभा रानी को कहा गया है। क्या है कि वो बहुत ही अय्यासी किस्म की औरत थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हम लोगों ने जो ये छाहर किताब है उसके जो 10 कहानियाँ हैं उसको जो है अभी हम सभी ने बहुत ही विस्तार से जाना। अब इसका जो है क्वेश्चन हम लोग जो है MCQ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस सभी जो 10 कहानियाँ हैं उनसे कौन कौन से सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को काफ़ी जो है लंबा हो गया है ना। अब क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इस वीडियो को आज फ़िलहाल इतना ही बंद करते हैं। और अच्छा लगे हमारे इस मेहनत को देख करके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप उससे वहाँ पर जुड़ें और इसका जो है PDF प्राप्त करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी दे, ताकि जो है हमारा मेहनत जो है थोड़ा वो सफल हो जाए। आप ऐसा सोचिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं बंद। धन्यवाद आभार सभी को।